चलिए हाय स्टूडेंट। तो हम लोग 12 क्लास के ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। रोज हम आपको केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए ध्यान से देखते हैं। आज हम एक चैप्टर लेते हैं, तत्वों का निष्कर्षण। चैप्टर नाम है तत्वों का निष्कर्षण। तत्वों का निष्कर्षण चैप्टर है, इसमें से हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए हम लोग का पहला ही क्वेश्चन होगा, याद रखना है कि आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के, पहला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के सबसे बाहरी कोष में किसकी प्रतिशत सबसे अधिक है? किसकी प्रतिशत सबसे अधिक है? ए में ऑक्सीजन, विकल्प में ए में क्या है? ऑक्सीजन। बी में आपका है सिलिकॉन। सी में आपका दे रहा है विकल्प, सी में आपका है कार्बन। क्या है? कार्बन। और डी में आपका दे रहा है हाइड्रोजन। तो देखिए याद रखना है कि पृथ्वी के सबसे बाहरी कोष में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अगला नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा है, निष्कालन विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कालन विधि द्वारा किया जाता है। विकल्प लिखिए, निष्कालन विधि द्वारा किया जाता है। ए में ऑक्सीजन, ए में क्या होता है? ऑक्सीजन। बी में आपका होता है सांद्रण। क्या होता है? सांद्रण। सी में आपका क्या है? अवकरण। और डी में है आपका जारण। क्या है? जारण। तो बताए होंगे जब हम पढ़ा रहे होंगे, तो निष्कालन विधि के बारे में हम बताए थे कि निष्कालन विधि में हम लोग क्या करते हैं कि निष्कालन विधि में हम लोग सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं? सांद्रण। क्योंकि अयस्क के सांद्रण की हम विधि प्रमुख चार विधि बताए थे। पहला था आपका गुरुत्व पृथक्करण विधि। दूसरा हम बताए होंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि के बारे में बताए होंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीसरा फेन उत्प्लावन विधि बताए होंगे। और चौथा आपको बताया गया होगा निष्कालन विधि। कौन सा विधि? निष्कालन विधि बताया गया होगा। और यहाँ देखिए, मार्कर दो तो बुआ, दोनों यहाँ हम लोग देखते हैं, ये भी बताया गया होगा आप लोगों को कि गुरुत्व पृथक्करण विधि जो है, यह एक भौतिक विधि है। कौन सा विधि है? भौतिक विधि है। उसके बाद एक चीज और बताया गया होगा, चुंबकीय पृथक्करण भी एक भौतिक विधि है। कौन सा विधि है? भौतिक विधि है। इसमें भी बताया गया होगा कि भौतिक विधि है। और इसको हम बताए होंगे कि यह एक रासायनिक विधि है। यह अयस्क के सांद्रण की कौन सी विधि है? रासायनिक विधि है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी। याद रखना है, निष्कालन विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं? तो वह सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। गुरुत्व पृथक्करण विधि कौन सा विधि है? भौतिक विधि। चुंबकीय पृथक्करण भौतिक विधि। फेन उत्प्लावन विधि भौतिक विधि। और निष्कालन है आपका रासायनिक विधि है। कौन सा विधि है वो? रासायनिक विधि है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को है, उतारो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके सांद्रण में फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग होता है? फेन उत्प्लावन
विधि का उपयोग होता है। विकल्प आपका दे रहा है जी, विकल्प आपका कह रहा है ए में बता रहा है, ए में आपका विकल्प में कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट। बी में आपका है अबिले, अशुद्धियां। सी में आपका है सल्फाइडस, सल्फाइडस। और डी में आपका है एंटी। तो बताइए, बता होंगे कि बुआ निम्नलिखित में से किसके सांद्रण में फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बताया गया होगा कि सल्फाइडस के लिए हम लोग फेन उत्प्लावन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फेन उत्प्लावन विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो कि हम बताए हैं, फेन उत्प्लावन विधि के बारे में आपको बताया गया होगा। फेन उत्प्लावन विधि के बारे में हम बताए होंगे, क्या बताया गया होगा कि यह जो है सल्फाइडस के सांद्रण की एक विधि है। यानी इस विधि में सल्फाइडस का सांद्रण किया जाता है। कौन है इसका? सल्फाइडस का सांद्रण किया जाता है। एक चीज और बताए होंगे, बोला गया होगा कि इस विधि में क्या करते हैं कि बुआ सल्फाइडस को जल और पाइन के तेल के साथ, जल और पाइन के तेल के साथ एक बीकर में रख देते हैं। क्या रख देते हैं? वो बीकर में रख कर क्या करते हैं बुआ कि बीकर में रख कर इसमें बाहर से गर्म हवा प्रवाहित करते हैं। बाहर से क्या प्रवाहित करते हैं? गर्म हवा प्रवाहित करते हैं। तो ये जो रखे हुए हैं, इस मिश्रण में झाग उत्पन्न होता है और इसी झाग के साथ शुद्ध कण कहाँ चला आता है? शुद्ध कण जो होता है वह बाहर चला आता है और अशुद्धियां तल में बैठ जाता है। यही फेन उत्प्लावन विधि है। तो याद रखना है कि फेन उत्प्लावन विधि किसके लिए प्रयुक्त होता है? सल्फाइडस के लिए। किसके लिए? सल्फाइडस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उतर गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, उसी टाइम लिखिएगा जी क्वेश्चन, फिर उसके बाद सुनते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन है अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्राकृतिक पदार्थ, लिखिए वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण, जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। कह रहा है कि प्राकृतिक पदार्थ, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण कैसा होता है? फायदेमंद होता है। कैसा होता है? फायदेमंद होता है। क्या कहलाता है? तो पहला बताया गया है विकल्प में अयस्क, बी में आपका दे रहा है खनिज, और सी में आपका दे रहा है वह धातुमल, और डी में दे रहा है बुआ, डी में आपका दे रहा है गैंग। क्या दे रहा है? गैंग दे रहा है। तो बात को समझिए, हम बताए हैं जब हम चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तत्वों का निष्कर्षण, उसमें आप लोगों को बताया गया होगा कि बुआ वैसा प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। क्योंकि अयस्क का डिफिनेशन हम लिखवाए होंगे कि वैसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति क्या होगा? अधिक होता है। धातु की प्राप्ति क्या होता है? अधिक होता है। और खर्च भी क्या होता है बुआ? कम होता है। खर्च कैसा होता है? कम होता है ना? यानी बोला क्या होगा? वैसा खनिज जिससे धातु की प्राप्ति अधिक, धातु की प्राप्ति कैसा होगा? कितना होगा? अधिक होगा, खर्च भी कम और सुविधा से प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? सुविधा से प्राप्त होता है। उसको हम लोग बोले होंगे कि यह क्या कहलाता है? तो अयस्क कहलाता है। अब आ जाइए खनिज। खनिज बोला क्या होगा? वैसा अकार्बनिक पदार्थ,
वैसा अकार्बनिक पदार्थ जिससे धातु की प्राप्ति कम, जिससे धातु की प्राप्ति क्या जी कम, खर्च अधिक, खर्च कितना होता है अधिक, और दुविधा से प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, दुविधा से प्राप्त होता है, उसी को हम लोग बोले थे कि यह अयस्क है। धातुमल, देखो जी धातुमल, धातुमल का डिफिनेशन होता है कि वह गैंग और गालक, गैंग और गालक आपस में मिलता है ना, गैंग और गालक तो बना देता है धातुमल। क्या बनाता है, धातुमल। और याद रखना है धातुमल को हम लोग स्लैंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैंग भी कहते हैं। उसके बाद आ जाइए गैंग, गैंग किसे कहते हैं, तो अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। और गैंग का दूसरा नाम अधात्री भी होता है, अधात्री भी होता है, याद रखना है। तो इसका बताओ किससे फायदा होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए है ना, अयस्क होगा। क्या होगा, अयस्क। चलिए अगला नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिटा दें, बोलिए मिटा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए एल्मिनोथर्मिट विधि में, एल्मिनोथर्मिट विधि में क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एल्यूमिनोथर्मिट विधि में, एल्यूमिनोथर्मिट विधि में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम कार्य करता है, कार्य करता है। इसका विकल्प है ए में विकल्प ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, बी में अकारक, सी में है द्रावक, और डी में है उत्प्रेरक। तो याद जब पढ़ाए होंगे एल्यूमिनोथर्मिट तो बताया गया होगा कि यह अकारक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, अकारक। बताएं कुछ धातु के ऑक्साइड वैसे होते हैं जो वह कार्बन द्वारा अवकरण नहीं हो पाता है, तब ऐसे धातु के ऑक्साइड से अशुद्ध अधातु प्राप्त करने के लिए हम लोग एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो एल्युमिनियम को हम लोग अकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में, अकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइनाइड, साइनाइड विधि द्वारा, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। विकल्प ए में है क्रोमियम, क्रोमियम, बी में है आपका कॉपर, क्या है कॉपर, सी में है सिल्वर, सी में सिल्वर, और डी में है नन ऑफ दिस। तो बताया गया होगा साइनाइड विधि में हम लोग सिल्वर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सिल्वर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सिल्वर प्राप्त होता है। अगला पित्तल है, अगला क्वेश्चन है कि पित्तल है, पित्तल है विकल्प ए में देगा एक मिश्र धातु, एक मिश्र धातु, बी में आपका है संक्रमण धातु, क्या संक्रमण धातु, और सी में आपका है, सी में आपका है अधातु, सी में अधातु, डी में है तत्। तो याद रखना है कि पित्तल जो है एक मिश्र धातु है। पित्तल क्या है, मिश्र धातु, और पित्तल हुआ मिश्र धातु, इसका मिश्र धातु होता है कौन सी, Cu+Zn। इसका ट्रिक बताए थे पिताजी, पिताजी बताया गया था कि पित्तल के जो होता है मिश्र धातु Cu+Zn, पीता, ता से तांबा और जी से जिंक, यानी तांबा और जिंक से मिलकर बनता है कौन सी, पीतल। क्या बनता है, पीतल बनता है। जल्दी से लिखिए, हो गया, बढ़े। चलिए निम्न में कौन सा तत्व, अगला क्वेश्चन, निम्न में, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में, ठीक है, निम्न में
कौन सा तत्व निम्न में कौन सा तत्व गैल्वेनीकरण में प्रयुक्त होता है? गैल्वेनीकरण में प्रयुक्त होता है, गैल्वेनीकरण में प्रयुक्त होता है। तो एक विकल्प में दे रहा है CO, बी में दे रहा है AG, और सी में दे रहा है आपका Zn, और डी में दे रहा है Fe। तो बताए होंगे गैल्वेनीकरण में किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग हम लोग गैल्वेनीकरण में करते हैं हो, तो जस्ता का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जस्ता। बताए होंगे गैल्वेनीकरण या इसी का दूसरा नाम है जस्तीकरण, या इसी को यसद पुष्प कहते हैं, यसद लेपन, सॉरी यसद लेपन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण या यसद लेपन कहते हैं। बताए होंगे कि बुआ लोहा के जस्तीकरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन पूछता है कि लोहा के निष्कर्षण क्या है, लोहा के जस्तीकरण से आप क्या समझते हैं? तो बोला गया होगा कि लोहा को जस्ते के विलयन में डुबोकर जस्ता के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है। लोहा को कहाँ डुबोना है? तो जस्ता के विलयन में डुबोकर जस्ता के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ही लोहे की जस्तीकरण कहते हैं। तो याद रखना है, जस्तीकरण में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो जस्ता का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तो जस्ता का प्रयोग करते हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खनिज में उपस्थित अशुद्धियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज में उपस्थित अगला खनिज में उपस्थित अशुद्धियां कहलाती है। खनिज में उपस्थित अशुद्धियां कहलाती है। ए में गालक, बी दे रहा है धातुमल, सी दे रहा है अधात्रेय, और डी दे रहा है आपका मिश्र धातु। क्या? मिश्र धातु। तो अभी बता है कि देखो जी, खनिज में उपस्थित जो अशुद्धियां रहता है उसे हम अधात्रीय या इसी को बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। क्या होगा? सी हो जाएगा, सी होगा। अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन, गैलेना किस धातु का अयस्क है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना किस धातु का अयस्क है? विकल्प ए में Ag, बी में Pb, और सी में Co, डी में Fe। तो बताओ गैलेना के फॉर्मूला होता है PbS। क्या होता है? PbS। पूछेगा इनमें से कौन गैलेना का सूत्र है, तो याद रखना है PbS को हम लोग क्या बोलते हैं? तो गैलेना बोलते हैं। तो गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो Pb, यानी इसका सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा, बी होगा। अगला, क्रायोलाइट निम्न में से अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्रायोलाइट। अगला क्वेश्चन, क्रायोलाइट निम्न में से अयस्क है। विकल्प ए में देगा, विकल्प ए में Fe का, बी में दे रहा है Al का, और सी में दे रहा है Cu का, डी में दे रहा है Ag का। तो याद होगा जब हम एल्युमिनियम के निष्कर्षण पढ़ा रहे होंगे, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क के नाम बता रहे होंगे, तो आया होगा क्रायोलाइट का नाम। किसका नाम आया होगा? क्रायोलाइट का नाम आया होगा। कोरंडम, जैसे देखो कौन बॉक्साइड हो गया, जो कि इससे क्या करते हैं, तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग बॉक्साइड से ही करते हैं। किसका? एल्युमिनियम का अगर निष्कर्षण आपसे पूछे किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइड से। फिर एक होता है कोरंडम, बताए होंगे कोरंडम। उसके बाद क्रायोलाइट आया होगा, क्रायोलाइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क जो है
क्रायोलाइट भी है, कोरंडम हो गया, बॉक्साइड हो गया। और याद रखना है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे करते हैं बुआ, तो बॉक्साइड एक्स से करते हैं। किससे करते हैं, बॉक्साइड एक्स से करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े। अगला लिखा जाए, अगला क्वेश्चन है भर्जन किसके लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्जन किसके लिए प्रयुक्त होता है, भर्जन। अगला क्वेश्चन है कि भर्जन किसके लिए प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। भर्जन किसके लिए प्रयुक्त होता है। ए में है आपका ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क। बी में है आपका सिलिकेट अयस्क, सिलिकेट अयस्क। और सी में है सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। और डी में आपका है कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। तो इस बताए होंगे बुआ कि जो भर्जन है इसका दूसरा नाम बोलो। भर्जन को हम लोग कहते हैं जारन। क्या कहते हैं, जारन। तो जारन जो है केवल सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए, सल्फाइड अयस्क के लिए। और निष्पादन जो होता है, निष्पादन जो होता है वह यह केवल कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए, तो कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही जवाब सी होगा। क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक।